Let me also now welcome our chief guest onto the stage, Mr. Nitin Gadkari, who also has extremely ambitious plans. His plans, 30 kilometers a day of highways is what he is talking about. If he can achieve that, it will quite literally change the face of India. Mr. Gadkari, if we could get you to say a few words. Give me, get a chair or two to... Few words. Today it's a great pleasure for me to see the very nice and beautiful cars. I am deliberately using the word beautiful because the technologies change, and the car which I am seeing now, it's really a very, very good quality of the cars. I am giving a lot of congratulations to you, particularly for your awards, and it is a great pleasure for the country that Make in India mission is to be successful, because our Indian manufacturers, they are also making the cars of international standards. Once again, I am giving you all of you to best wishes from me. Thank you very much. सवाल अगर आपसे पूछ सकें तो आइए नितिन जी। नितिन जी, खास तौर से जो आपके जो प्लान्स थे 30 किलोमीटर्स पर डे, जो आपने शायद 2-3 महीने पहले मुझे कहा था और कहा था कि वो 100% होगा, क्या अभी भी आपको विश्वास है कि ये संभव है? देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना है कि जो मैंने कहा वो हुआ है, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हुआ हूं। मैं आज पहली बार इस एक्सप्रेस हाईवे पे आया हूं और हमारे देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे वो तैयार करने का अवसर मुझे मिला था, और वैसे ही अच्छा हाईवे आज मुझे देखने के लिए मिला। मैं जेपी ग्रुप को बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात यह है कि जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, तो 2 साल ही नहीं 1.5 साल में ही शायद हम लोग ये टारगेट पूरा कर सकेंगे और वो आपके सामने हम आएंगे। पर मैंने 2 साल इसलिए तय किया है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो नए नए तो आ रहे हैं, पर पुराने प्रोजेक्ट जो स्टक अप हुए थे फॉर वेरियस रीजंस, उसको भी अभी हमने क्लियर किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट मैं निश्चित रूप से पूरा कर सकूंगा। But massive investment will be required. I think the figures that you also were quoting are very high. मैं लोगों को ये समझाने में कम पड़ता हूं कि मैं सरकारी बजट से ये काम करूंगा, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं है। मेरा बजट 40,000 करोड़ का और एक 10,000 करोड़ बढ़ेगा। मैंने जो बात की है वो पीपीपी मॉडल की है, और इस देश में पीपीपी मॉडल का पहला रोड बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, जो मुंबई ठाणे भिवंडी बाईपास करके मुंबई नासिक रोड पर था, वो हुआ है। मेरा अभी टोल का इनकम NHAI में 10,000 करोड़ रुपए पर ईयर है, और अगले साल वो निश्चित रूप से 15-16 करोड़ तक जा सकता है। और 15 साल के इनकम को मैंने किसी भी बैंक में सिक्योरिटाइज किया तो मुझे आराम से 1,70,000 करोड़ 80,000 करोड़ बैंक से मिल सकते हैं। दूसरा, हर प्रोजेक्ट हमारा पीपीपी मॉडल में है, तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आएगी तो वहां हमको वायबिलिटी गैप देनी पड़ेगी कुछ जगह पर ट्रैफिक डेंसिटी को देखते हुए हम लोग जो तय करते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस बैक इंटरेस्ट प्लस 18 to 20% प्रॉफिट मिलाकर उसका IRR निकालते हैं। हर साल 10% गाड़ियों की संख्या बढ़ती है, तो उसके कारण हर प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है। केवल इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम है जो थोड़ी ज्यादा है इंडिया में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नजदीक के समय में हम दुनिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लो इंटरेस्ट कॉस्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर के में लाने में सफल होंगे। अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, पर हेजिंग की बात आती है तो मैं कहता हूं कि 65 रुपीज पर डॉलर पर कैप डालो तो कोई मान नहीं रहे। पर ये अगर कोई ना कोई मार्ग इसमें निकल जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो और इंटरेस्ट कॉस्ट अगर कम होगी तो रोड प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल होंगे। और वैसे ही अभी हम लोग इनलैंड वाटरवेज बना रहे हैं, और अगले बार आप जैसे ये आज की आपने कंपटीशन की है, वैसे मुझे लगता है कि आप अभी वाटरवेज के बारे में भी और ये करिए, क्योंकि कार से जाने में या रोड से जाने में अगर 1.5 रुपए खर्चा है तो पानी पे जाने में 30 पैसा है, 1/5 ऑफ द कॉस्ट। तो हम लोग अभी ये यमुना का भी दिल्ली तो आगरा ऐसे 5 हमारे वाटरवेज बना रहे हैं, और 101 हाईवेज को नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में मंजूरी देंगे। तो मुझे लगता है कि ये संभव है, मुझे इसमें कोई असंभव नहीं लगता। नितिन जी, तो शायद कुछ ही अगली बार शायद बोट ऑफ द ईयर भी हो सके। एक आपसे आखिरी सवाल ये है, जो सेफ्टी की जो बात है वो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, हमारा सपना है कि इस किस्म के एक्सप्रेसवे भारत भर में हो, पर सेफ्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
और आपने कहा था मोटर व्हीकल्स एक्ट को आप देखेंगे जिससे शायद सेफ्टी पे ज्यादा जोर दिया जा सके। देखिए, इसमें एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इंजीनियरिंग 4। मुझे लगता है कि चारों बातों पर हमने नए, हमारा जो एक्ट है उसमें हमने चीजें लाई है। हमारे रोड इंजीनियरिंग की भी बहुत सी गलतियां हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस हिंदुस्तान में ऐसा है कि हमारे देश में, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, 30% ड्राइविंग लाइसेंसेस बोगस है। और इसमें से जितने लोग हैं उनको अगर मैं पूछूंगा कि आपने आरटीओ में जाके टेस्ट करके लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया, कहां से लिया, तो मुझे लगता है 15-20% भी लोग नहीं बता पाएंगे। तो अभी हमने इस सब सिस्टम को ई गवर्नेंस के साथ जोड़ा है। कंप्यूटरी टेस्ट लेगा, उसके बाद में परीक्षा सर्टिफिकेट देगा, और फिटनेस के लिए भी सभी जगह पर हमने यूके, अमेरिका, जर्मनी, जापान और सिंगापुर 5 राज्यों का अध्ययन करके जो एक्ट लाया है वो अगले पार्लियामेंट के सेशन में आएगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, मैं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी प्रार्थना करूंगा कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों का मृत्यु हो जाता है, 2.5 से 3 लाख लोग हाथ पैर गंवा देते हैं, 55,000 करोड़ का हर साल का 2013 का नुकसान 55,000 करोड़ का है, विच कम्स टू 3% ऑफ द जीडीपी। और इतना बड़ा नुकसान होता है। ये एक्सीडेंट रोकने के लिए हमने निर्णय किया है, और अभी जो इकोनॉमी कार भी है उनमें भी वही सभी सेफ्टी मेजर्स लगेंगे। इसके बारे में भी हमने प्रोविजन की है। हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं, और नया एक्ट के ऊपर 18,000 लोगों के सुझाव आए हैं। सबके सुझाव का विचार करके अगले पार्लियामेंट सेशन में वो पास होगा। तो इंटरेस्ट रेट्स तो कुछ हद तक कम हो गए हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी कम हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं? मुझे लगता है कि मैंने कहना ठीक नहीं है, पर मैं ये कहूंगा कि हमको इलेक्ट्रिक बेस मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों, आपने मुझे बुलाया और मैं उनका मार्केट कम करने की बात करूं तो नाराज हो जाएंगे। कार के बजाय हम लोग मेट्रो, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इनलैंड वाटरवेज, इसमें जाए, हम फ्यूल को बचाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके यहाँ कहना चाहता हूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब बदले। मैं 22 तारीख को खोपोली में हिंदुस्तान का पहला बायोडीजल के पेट्रोल पंप का इनॉग्रेशन कर रहा हूं। हमारी पूरी बस सर्विस जो है वो हम बायोफ्यूल पर ले जाना चाहते हैं, जिसमें 95% ऑफ इमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड का है। इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिक, इस पर हम कन्वर्शन कर रहे हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मान्यता दे रहे हैं। और हमारे देश में आज ही प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट में चर्चा हुई, हमने बायोडीजल के बारे में, यूज करने के बारे में सबको परमिशन देने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ये अल्टरनेटिव फ्यूल का है, और इसमें पेट्रोल और डीजल को हम डिस्करेज करना चाहते हैं। और मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कहना चाहता हूं कि आपके रिसर्च के द्वारा आप जल्दी बदल जाइए, नहीं तो ये टेक्नोलॉजी लेकर जो नए लोग आएंगे वो मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज करने के लिए वो काम की शुरुआत करिए, यही मैं उनसे अनुरोध करूंगा। नितिन जी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ लोग हैं वो यही हमारे साथ हैं। शायद 2-3 अगर उनको हम यहाँ बुला सकें और उनसे भी रिएक्शन ले जो आपने कहा था। कैन आई जस्ट इनवाइट मिस्टर आरसी भार्गव, चेयरमैन मारुति, वी हैव मिस्टर सुधीर राव, एमडी एंड चेयरमैन ऑफ स्कोडा इज हियर विद अस एज वेल, मिस्टर कर्न, एमडी एंड सीईओ ऑफ मर्सिडीज बेंज, एंड पवन गोयनका, President Automotive and Farm Equipment Mahindra. If we can just get you here to just get your reactions to what Nitin ji said. मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं जिस शहर से हूँ, नागपुर से, वहाँ 100% इथेनॉल पर चलने वाली पहली बस 3 महीने सक्सेसफुली चली है। एयर कंडीशन बस बहुत अच्छी है, जो किसानों ने तैयार किया है, और अभी उसको हमने परमिशन भी सब दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि फ्यूल और इंजीनियरिंग दोनों में भी मुझे लगता है कि बायोफ्यूल और ग्रीन फ्यूल, और जैसे स्वच्छ भारत है वैसे प्रदूषण मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। और इसमें इलेक्ट्रिक कार आती है तो और अच्छा है, और उसमें कुछ कठिनाई है मुझे मालूम है, पर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कॉस्ट भी कम होगी। आइए नितिन जी, प्लीज इफ यू कैन जस्ट, आई जस्ट गेट क्विक रिएक्शंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड एनी कमेंट्स एंड सजेशंस दैट यू माइट हैव टू मेक। मिस्टर भार्गव, आपने एक तो सही कहा कि हिंदुस्तान में जो एक्सीडेंट्स होते हैं 5 लाख, वो शायद दुनिया में सबसे हाईएस्ट नंबर है। हाँ। और उनको कम करने के तरीके निकालने का जो आपने जिक्र किया, वो मैं समझता हूँ उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके कारण कई हैं।
आपने ड्राइविंग लाइसेंस का जिक्र किया, मगर सब उसके साथ साथ यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे लोगों को सही तरीके से ड्राइविंग सिखाई जाए, टेस्ट लिया जाए, क्योंकि सड़कों में अब आजकल गुंजाइश नहीं रही। तो हम लोगों ने वो सिमुलेटर्स डेवलप किए हैं इस काम के लिए अपने ड्राइविंग स्कूल्स में, बट हम लोग का जो दायरा है काफ़ी छोटा है। उसको बढ़ाने के लिए जब तक सब स्टेट्स नहीं उसको लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। आपने कही वो बात सच है। अभी हमने पूना में हमारे इंस्टीट्यूट में ये इसके ट्रेनिंग की शुरुआत की है। परसों ILFS ने जयपुर में एक इंस्टीट्यूट बनाया, अशोक लेलैंड ने एक बनाया, और सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो इसके लिए आगे आ रही है। हमारे देश में और ड्राइवर का भी शॉर्टेज है, ट्रेंड और अच्छे ड्राइवर का बहुत बड़ा शॉर्टेज है, और इसलिए ये 10,000 ऐसे सेंटर देश में खोलने का हमारा प्रस्ताव है। ये पूरी तरह से प्राइवेट होंगे, RTO और ट्रैफिक पुलिस से मुक्त देश हो, ये हमारी मन की इच्छा है। और इसमें हमने अभी ऑनलाइन परमिट जो है नेशनल और गुड्स एंड पैसेंजर के लिए उसको ऑनलाइन किया है। तो हम भी पूरे इसको आउटसोर्स करना चाहते हैं। फिटनेस के लिए सर्टिफिकेट भी बाहर की एजेंसी देगी, ड्राइविंग लाइसेंस भी कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद वही टेस्ट करके फिर वो रिकमेंड करके होगा तब लाइसेंस मिलेगा। और इसमें बड़े प्रमाण पर हमने ई गवर्नेंस का उपयोग किया है। और जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। पर एक बात, मैं रोड का मंत्री होने के बाद मैं एक बात कहूंगा कि सरकार में 72% वो कहते हैं कि ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा ये गलत है। हमारे NHAI और हमने जो रोड बनाया है उसके डिजाइनिंग में इतनी गलतियां हैं कि रोड की इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए उन्होंने अनेक बार अंडरपास काट दिए, कई फ्लाईओवर काट दिए हैं, और मैंने सब वो मिस्टेक ध्यान में लिया। और सबसे पहले मैं इस बात को कबूल करता हूं कि हमारी भी गलतियां, हम उसको सुधार रहे हैं। और इसके बाद रोड जो बनेंगे तो हमारे देश में आप इस बात को और बढ़ाइए कि दिल्ली में नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार की है, आप उनको जरूर बुलाइए। और मैंने नागपुर में उनके तरफ से पूरे नागपुर का रिसर्च किया था, रिपोर्ट तैयार किया, उसके कारण हमारे यहाँ एक्सीडेंट एकदम कम हो गए। और आज ही कल ही मैंने साइन किया है कि दिल्ली का पूरा ट्रैफिक स्टडी करने के लिए उनको अपॉइंट किया है। 10 करोड़ रुपए हमारा डिपार्टमेंट उनको देने वाला है। और मुझे लगता है साइंटिफिक तरीके से अगर ट्रैफिक रिसर्च का अगर अध्ययन किया जाएगा तो वन वे कहाँ करना, अंडरपास कहाँ करना, फ्लाईओवर कहाँ करना, कहाँ रोकना, और ये रोड इंजीनियरिंग में अगर ये ट्रैफिक रिसर्च के आधार पर अगर इंजीनियरिंग का उपयोग होगा तो भी एक्सीडेंट्स काफी कम होंगे। Mr. Goenka, any thoughts, suggestions from you? So I'll just like to take forward on the safety aspect. A lot of it has been covered. The initiatives that you have taken on making the cars safer by putting airbags and ABS in all cars, initiative that you're taking for the new CMVR regulation, motor vehicle rule, these are all very commendable and certainly will go a long ways. We talked about driver training, which is very important part, and you said 70% accidents happen because of driver and the traffic planning. One other thing that I think we need to focus on, which is perhaps not very strong in India, is the enforcement of regulation. Probably enforcement of regulation. Probably more accidents happen because the tail light is not working and nobody cares than because ABS is not working. And I think it's a very small thing but a very important thing in terms of reducing the road accidents and even very serious road accidents involving fatalities. आपने कहा तो मैं भुगत भोगी हूँ, मेरा ये एक्सीडेंट इसके कारण हुआ है। रेड लाइट कार में पुलिस प्रोटेक्शन में सामने पायलट कार के साथ मैंने बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरा और मेरे परिवार का हुआ था। और अभी जो हमने सिस्टम की है 10 लाख के ऊपर जो शहर है उनमें हर चौक पर वीडियो कैमरे होंगे। और जैसे यूके में है, स्वेल में उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, तो हर स्क्वायर को मॉनिटरिंग करेंगे और इसके बाद जो वायलेशन करेगा उसकी फिल्म 1 सेकंड 2 सेकंड में मिल जाएगी और उसके नंबर के आधार पर उसको तुरंत घर में चिट्ठी जाएगी, उसको फाइन होगा। अगर कोर्ट में अपील करेगा और सच निकला तो 3 गुना फाइन बढ़ेगा। और अभी इसके बाद हमारा ड्राइवर का डाटाबेस तैयार होगा, उसमें उसकी 15-20 साल से वो क्या है, उसने क्या किया, उसके ऊपर कौन सा गुनाह है, पूरी जानकारियां रहेगी। उसका आधार कार्ड से लेकर सबके साथ उसका जुड़ी हुई जानकारी रहेगी। और मुझे लगता है कि ये पूरा सिस्टम जैसे यूके में है, जो स्वेल में मैं देखने के लिए गया था, इंस्टीट्यूट लगभग उसी प्रकार की हमने की है। वर्ल्ड बैंक का थिंक टैंक था जिसमें ये 5 देशों के लोग हमारे साथ काम कर रहे थे और उनके सहयोग से हमने पूरी तरह से इसमें अपग्रेडेशन किया है। और मुझे लगता है कि इन्फोर्समेंट जो है वो कानून का होगा और इसमें नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, पत्रकार हो, जो भी इसमें गलती करेगा उसको किसी को फर्ग्यू करने का अवसर नहीं है। जो रिकॉर्ड होगा उसको तुरंत सजा होगी।
एक और नितिन जी, ये भी सुझाव आया था कि ये जो डेटाबेस की आप बात कर रहे हैं, शायद पुरानी गाड़ियों का भी डेटाबेस हो सकता है, जैसे कि और देशों में है, जहाँ की आप एक नंबर एंटर करके पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी कहाँ की है, इसमें कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो व्हीकल हिस्ट्री एक तरह से होती है जो कंप्यूटराइज हो सकती है शायद बाद में। अभी हमने एक स्टिकर लगाकर 350 टोल को हमने ई टोल में कन्वर्ट किया है। उसी में हम लोग करें कि ड्राइवर के ब्लड ग्रुप से लेकर उसी एक बार उसका ये कर जाएंगे तो उससे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ तक है कि वो उसके ऊपर अगर हम लोग मोबाइल फोन पर भी उसका ये निकाल लेंगे तो उसी के आधार पर उसके पूरी डिटेल्स निकल सकते हैं। यहाँ तक उसकी भी टेक्नोलॉजी है, हम लोग नए नए सभी प्रयोग है उसको उसमें साथ में उसको जोड़ रहे हैं। Mr. Khan, any thoughts from you and any on what you think India can and should do next, and the changes that you are seeing in recent years? Actually, does it work? Yeah. Actually, from my point of view, there is a lot of development happening in India, and there's a lot of chances to accelerate further the luxury car industry. What Mercedes-Benz represents as well was always a kind of a front runner if it comes to new safety technology. And Mr. Gadkari, we were talking about last week, the newest development in safety features is radar-based, and therefore the radar frequencies have to be available for the car industry as well, 24 gigahertz, 76 gigahertz, and so on. And I would very much appreciate if the luxury car industry, and I'm probably talking for all the luxury brands, would have a chance to use this new technology as well in India. And later on, it always has been shown it translates in all the other brands. So we would be more than happy from Mercedes-Benz to support all these initiatives. I will request you one thing. You should launch your Mercedes car on the basis of biodiesel. Already you have got the model of it. Biodiesel? Biodiesel. This technology is available. We should discuss it in detail. We have it in some other countries in the world. Thank you. Okay. Sudhi, any thoughts and suggestions? Just a couple of things. One is that I think on behalf of the industry, but you've got much more respected people sitting on your left side. I think there's an impression in your mind and in the government's mind that the industry is not as responsible as it should be. I just would like to say that this industry is full of engineers. We take safety and other aspects of the environment very seriously. After all, our lives at stake. I've had 2 very bad accidents, none of which were my fault at all. People jumping through red lights and hitting me. So we are affected by this, and I just want to tell you that contrary to impression, we are very responsible and support the initiative of the government to improve safety on the streets. Just a suggestion maybe for the government. To the best of my knowledge, things like pedestrian enforcement, because a lot of things are done by pedestrians doing wrong things, coming onto the roads at the wrong time. And the second thing is traffic police not doing their job. I mean, you can go to many Bombay junctions. I'll take you from Air India to Taj President and show you enough junctions where there were 5 cops standing, but nobody's doing anything. So the thing is that why don't you bring the traffic police also into your ministry so that you have an integrated approach to both vehicle safety, discipline, all in one. I wonder what the state governments would have to say about that. The problem is that the law and order is with the state government. Even already there is one decision from the Supreme Court regarding the creating of a highway police force. But some of the state government has already taken objection on it. So we are already going to request to the state government to train their police force particularly for highway and facing this type of accidents. So the state government will take the care of these suggestions. And also we are going to start a big research center like ARI in Pune. And for this year already we have sanctioned 260 crore rupees for that. And I will request you, if you have any good suggestion as far as the testing facilities are concerned of international standard, let us give it to us. Mr. Damle is our director there. And we are find out the all international, particularly standards, the things where it can be essential for our industry. So your suggestions are welcome. And ARI is also working on a proper direction.
Thank you. Previously, I have no any problem, any reservation. At this time when we started, at that time I have some reservation, but now there is no problem. Right. Sir, Any final one more thoughts? suggestion. We have this large number of accidents, but we are unable to find any analysis of the causes of these accidents. Nobody analyzes why this accident has really taken place and build a record of the reasons for these accidents. Similarly, sir, for the deaths which take place, why has the death taken place? What was the cause? That also we don't analyze. For example, sir, 46% of the deaths are of two-wheeler drivers and pedestrians. 17% only are in cars. So if we are going to reduce these deaths, we have to look at especially the weaker, vulnerable users of the road. He is absolutely correct. When I was the minister in Maharashtra, I appointed a committee with our retired secretary, whose name was Mr. Tambe. And the name of the committee was Apaghat Nivaran Samiti. And Apaghat means accident. And that committee visited and identified 2,500 black spots. And one of the spot in Pune-Kolhapur road, the Jaisingpur bypass, there already 150 accidents have taken place and 125 deaths were there. So it is very important to identify the black spots. Somewhere the collector is not giving permission for tree cutting. That is the reason. So these small reasons and negligence, these are the main things, and you are absolutely correct. So we will find out the black spots, the reason behind it. It's very important. And after that we have to definitely, as a state government or municipal committee or the central government, we have to take the effective measures on it. Even in my own department, when I ask them find out the accidental spots, they give me the list of only 250 spots. I am not convinced by them, because my experience was telling me it is more than 5,000. So no one is sensitive. It is one of the, unfortunately it's a very bad thing, that the administration, bureaucracy, the people by and large, they are not very sensitive. But with the help of the people and people like you, by constantly you are doing the education of masses, and we are also prepare some books for the school boys by which they can understand the rules of the road and what are the importance of the safety measures. I feel that with the cooperation of people like you, you are doing really good job. And I feel that the awareness is which we need for it, it will be definitely created, and by which we can stop, reduce the accident. My target is within 5 years, we will reduce 50% of the accident at least. At the time, one thing is there, the insurance companies are beneficiary. So I am suggesting Finance Minister, if we reduce the accident, charge something levy, taxes on the insurance company to get some money to use for the road safety and for this particularly the black spots, for removing that. Well, Mr. Gadkari, you've been a great, we do have that road safety campaign which you've been very helpful in, so thank you so much. I just wanted to know, we have all these lovely cars around us. I wonder if you've noticed that. Yes. We were talking about having the boat of the year next year. That actually is a camera. It's a drone with a camera which is filming all of this. Oh, very nice. New technology keeps coming, and so hi guys, thank you so much for watching us. Thank you so much, Mr. Thank you, Gadkari. sir. It's Thank such a you. pleasure Thank to you. have you here. Thank Thank you so much. Thank you.